तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि जो डेल ऑपरेटर है और जो फोर्स वेक्टर है उनको पहले वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। जो डेल ऑपरेटर होता है उसको हम लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। तो ये हो गया डेल ऑपरेटर, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे फोर्स के साथ में। फोर्स को ऐसे लिखा जा सकता है वेक्टर फॉर्म में, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो ऐसा करेंगे कि पहले ये टर्म है इसको इन तीनों टर्म के साथ में बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स आई क्रॉस आई, है ना। पहले वाले टर्म का इस पहले टर्म से क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे, प्लस फिर इस पहले टर्म का इसके दूसरे टर्म के साथ में, तो आएगा डेल एफ वाई बाई डेल एक्स आई क्रॉस जे। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि इस डेल ऑपरेटर से जिसका भी मल्टीप्लाई किया जाता है जिस क्वांटिटी का, उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो एफ वाई का यहाँ डिफरेंशिएशन हो गया क्योंकि इस एफ वाई से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया था, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब इसी पहले टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस थर्ड टर्म से करेंगे, तो आएगा डेल एफ जेड बाई डेल एक्स आई क्रॉस के। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो दूसरा टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे इन तीनों के साथ में बारी बारी से। ठीक है, तो पहले जो आएगा इसका करेंगे इसके साथ में, तो आएगा डेल एफ एक्स बाई डेल वाई जे क्रॉस आई, प्लस फिर इसका करेंगे इस दूसरे टर्म से, तो आएगा डेल एफ वाई बाई डेल वाई जे क्रॉस जे, प्लस फिर इसका इस तीसरे वाले टर्म से करेंगे, तो आएगा डेल एफ जेड बाई डेल वाई जे क्रॉस के, प्लस अभी जो थर्ड टर्म है इस थर्ड टर्म का हम लोग करेंगे उसके तीनों टर्म से। ये जो थर्ड टर्म है यहाँ पर ये वाला, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे इन तीनों टर्म से बारी बारी से। तो जो पहला टर्म आएगा वो आएगा डेल एफ एक्स बाई डेल जेड के क्रॉस आई, प्लस डेल दूसरे वाले से करेंगे, तो आएगा डेल एफ वाई बाई डेल जेड के क्रॉस जे, प्लस फिर इसके थर्ड टर्म का इधर वाले थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा डेल एफ जेड बाई डेल जेड के क्रॉस के। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के 9 टर्म आ गए है ना। अब इनमें से देखेंगे तो कुछ टर्म हैं जो कि 0 हो जाएंगे, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है, और के क्रॉस के भी 0 हो जाता है। ठीक है, और बाकी टर्म 0 नहीं होंगे। तो फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो टर्म बचेंगे वो कुछ इस तरह से बचेंगे, कह सकते हैं कि डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू, इसमें का दूसरा टर्म बचेगा डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, आई क्रॉस जे होता है के कैप, प्लस फिर जैसे ये टर्म है ये आएगा डेल एफ जेड बाई डेल एक्स, आई क्रॉस के आएगा माइनस जे कैप,
ठीक है, प्लस फिर ये जो टर्म है इस टर्म को लिखेंगे डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के कैप, प्लस फिर ये वाला टर्म है यह आएगा डेल एफ जेड बाई डेल वाई, जे क्रॉस के का वैल्यू आएगा आई कैप, प्लस अब ये टर्म है इसको लिखेंगे डेल एफ एक्स बाई डेल जेड, के क्रॉस आई जो है ये आ जाएगा जे कैप के इक्वल, और फिर ये टर्म है आखिरी टर्म होगा डेल एफ वाई बाई डेल जेड, के क्रॉस जे जो है यह आएगा माइनस आई कैप। ठीक है, अब अगर इन सारे टर्म्स को एक साथ में अरेंज किया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग लेंगे आई कैप वाले कंपोनेंट्स। तो आई कैप वाला कंपोनेंट देखेंगे एक यहाँ पर है, यह है डेल एफ जेड बाई डेल वाई, माइनस एक यहाँ पर टर्म है आई कैप वाला कंपोनेंट, तो ये होगा डेल एफ वाई बाई डेल जेड। ठीक है, उसके बाद माइनस जे कैप जो है वो वाले टर्म लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस जे कैप वाला टर्म है डेल एफ जेड बाई डेल एक्स, माइनस जे कैप वाला टर्म एक यहाँ पर है, ये होगा डेल एफ एक्स बाई डेल जेड। उसके बाद के कैप वाला टर्म लेंगे, तो के कैप वाला टर्म एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये जो पहला टर्म है ये आएगा डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, माइनस जो के कैप वाला जो दूसरा टर्म है ये, इसको लिखेंगे तो आएगा डेल एफ एक्स बाई डेल वाई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये फाइनल टर्म्स आ गए। ठीक, ये हमने क्या किया कि हर एक टर्म को दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई करके निकाला। ठीक है, एक और मेथड होता है जिसको कि कहा जाता है मैट्रिक्स मेथड। तो अगर मैट्रिक्स मेथड से हमें डेल क्रॉस एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे और इस मैट्रिक्स में सबसे ऊपर जो 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, इनको लिखते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट वेक्टर है यानी कि जो डेल ऑपरेटर है इसके कंपोनेंट्स को लिखते हैं, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। उसके बाद जो सेकंड वेक्टर है यानी कि फोर्स के कंपोनेंट्स लिखते हैं एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड। ठीक है, अब इसमें से अगर हमें डेल क्रॉस एफ की वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट निकालते हैं यानी कि आई कैप वाला। ठीक है, तो जब आई कैप कॉमन लेंगे तो ऐसा करेंगे कि जिस कॉलम में आई कैप होगा, जिस रो में आई कैप होगा उनको छोड़ देना है और बाकी जो टर्म बच गए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, आप इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा डेल एफ जेड बाई डेल वाई, फिर लिखेंगे माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में तो आएगा डेल एफ वाई बाई डेल जेड। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो पहला टर्म अपना आया था वही वाला टर्म यहाँ पर आ गया है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टर्म होता है जे कैप का कंपोनेंट निकालना हो तो इसमें हम लोग माइनस जे कैप लेते हैं क्योंकि ये इनके अल्टरनेट वैल्यूज हम लोग लिखते हैं। अल्टरनेट किस लिए लिखते हैं, ये रूल ही होता है मैट्रिक्स मेथड का कि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस होता है, इसलिए पहले हमने प्लस आई कैप लिया था, दूसरी बार माइनस जे कैप लेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब जे कैप जिस कॉलम में होगा
जिस रो में होगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो जे कैप है वो इस कॉलम में है, इस कॉलम को छोड़ देंगे, और इस रो में है तो इस रो को छोड़ देंगे। अब बचे कौन से टर्म, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से जो पहला टर्म आएगा, पहला टर्म ये वाला लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ जेड के साथ में, तो आएगा डेल एफ जेड बाई डेल एक्स, है ना। इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ में, और अगली बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो आएगा माइनस करके लिखेंगे डेल एफ एक्स बाई डेल जेड। ठीक है, ये हो गया दूसरा टर्म। उसके बाद थर्ड टर्म लिखेंगे के कैप। तो के कैप जब कॉमन लेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि के कैप जिस कॉलम में होगा, जिस रो में होगा, उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो के कैप आप देखेंगे कि इस कॉलम में है और इस रो में है, तो इनको छोड़ देंगे। बाकी कौन से बच गए, ये 4 टर्म बच गए। यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ में, तो यह आएगा डेल एफ वाई बाई डेल एक्स माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स के साथ में, तो आएगा डेल एफ एक्स बाई डेल वाई। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही आ गए जैसे कि हमने सारे टर्म को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कैलकुलेट किया था। कि आई कैप वाला कंपोनेंट जो यहाँ आया था उतना ही यहाँ पर आ गया, जे कैप वाला कंपोनेंट जो यहाँ आया था एग्जैक्टली यहाँ भी आ गया, और के कैप वाला कंपोनेंट जो यहाँ आया था वो भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मैट्रिक्स मेथड से हम लोग डेल क्रॉस एफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और अगर डेल क्रॉस एफ की वैल्यू 0 आ गई तो कहेंगे कि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, अदरवाइज फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, और उस एग्जाम्पल से हम लोग ये देखेंगे, ये चेक करेंगे कि जो फोर्स है, जो फोर्स दिया गया है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। ठीक है, तो हमने एक फोर्स लिया था जिसका कि हमने वर्क डन भी निकाला था 2 डिफरेंट पाथ से, और वो वर्क डन इक्वल आया था। ठीक है, वही वाला फोर्स लेते हैं, तो एफ जो है वो लिखते हैं वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ठीक है, ये फोर्स है, हमें चेक करना है कि ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। चेक वेदर this force is conservative or not। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डेल क्रॉस एफ का जो वैल्यू है इसको फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करते हैं। पहले 3 यूनिट वेक्टर्स लिखेंगे, उसके बाद डेल ऑपरेटर के कंपोनेंट्स डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई और डेल वाई डेल जेड। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे कि जो फोर्स है, फोर्स के कंपोनेंट लिखेंगे। पहले एफ एक्स वाला कंपोनेंट वो रखेंगे, वाई है यहाँ पर, है ना। अच्छा, फिर जे वाला कंपोनेंट जो है एक्स है और के वाला 0 है। ठीक, तो इनका वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो पहले हम लोग लिखेंगे आई कैप। अब जैसा कि मैट्रिक्स मेथड में करते हैं कि आई कैप जिस कॉलम में होगा, जिस रो में हो उसको छोड़ देंगे और बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। ठीक है, तो पहला टर्म आ जाएगा 0 माइनस दूसरा टर्म आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो आएगा डेल एक्स बाई डेल जेड। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे माइनस जे कैप। तो अब जे कैप जिस कॉलम में, जिस रो में होगा उसको छोड़ना पड़ेगा, तो जे कैप जो है वो इस कॉलम में है, इसको छोड़ देंगे,
इस रो में है, इसको छोड़ देंगे तो मल्टीप्लाई किसको करेंगे, इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में। तो इसमें भी इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म 0 हो जाएगा माइनस, और जो दूसरा टर्म है वो आएगा डेल वाई बाई डेल जेड। ठीक, उसके बाद थर्ड टर्म लिखेंगे। थर्ड टर्म में आप देखेंगे कि के कैप जिस कॉलम में होगा उसको छोड़ना पड़ेगा, जिस रो में होगा उसको छोड़ना पड़ेगा। तो बाकी जो 4 टर्म बच गए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला टर्म आएगा डेल एक्स बाई डेल एक्स माइनस, दूसरा टर्म आएगा इसमें डेल वाई बाई डेल वाई। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो टर्म है ये भी 0 होगा। वो इसलिए कि हमें जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो वेरिएबल कौन सा होगा, जेड, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो जेड वेरिएबल माना जाएगा और एक्स को कांस्टेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर एक्स जो है कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना है जेड के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। उसी तरह से इस टर्म में देखेंगे कि वेरिएबल अपना जेड है ना, वेरिएबल जेड है, लेकिन उसको वेरिएबल जेड है तो जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, जेड को डिफरेंशिएट करते तो कुछ टर्म आता, लेकिन यहाँ पर जो वाई है वाई को कांस्टेंट माना जाएगा। तो इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में तो ये भी 0 आएगा। ठीक है, तो जो थर्ड वाला टर्म है बस ये रह जाएगा, ये डेल एक्स बाई डेल एक्स हो जाएगा 1 माइनस डेल वाई बाई डेल वाई, ये भी हो जाएगा 1, और देखेंगे कि ये भी अल्टीमेटली 0 हो गया। तो चूंकि डेल क्रॉस एफ 0 आ गया, इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का है। सो फोर्स एफ इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ जो एग्जाम्पल हमें दिया गया, ये फोर्स है ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब ये फोर्स दिया गया है, हमें पता करना है कि ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। ठीक है, तो चेक वेदर दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट ठीक है, तो इसके लिए हम लोग मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि मैट्रिक्स मेथड जो है ये जो डेल क्रॉस एफ को 0 करके कंजर्वेटिव चेक करने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल का मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जेईई में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें हमसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाता कि हमने आंसर किस तरीके से लाया है, किस मेथड से लाया है। ठीक है, तो ये मेथड आसान है, और जो दूसरा तरीका है वो ऑफिशियल है, वो तरीका आप लगा सकते हैं कहीं भी, है ना। जो दूसरा तरीका हमने बताया था कि भाई 2 पाथ सेलेक्ट करेंगे, दोनों पाथ से वर्क डन निकालेंगे उस फोर्स का, और अगर दोनों पाथ से वर्क डन इक्वल आता है तो फोर्स कंजर्वेटिव होता है, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव माना जाता है। ठीक है, तो जो भी हो, यहाँ पर चूंकि हमसे ये मेथड के बारे में कभी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम लोग ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वही कर्ल वाला मेथड या डेल क्रॉस एफ को 0 करने वाला मेथड ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें फिर से मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करेंगे। तो पहले 3 यूनिट वेक्टर्स लिखेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। उसके बाद डेल ऑपरेटर के कंपोनेंट्स डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई और डेल वाई डेल जेड। ठीक, उसके बाद फोर्स के कंपोनेंट्स
तो ये होंगे ए एक्स, फिर बी वाई, और जेड वाला कंपोनेंट है 0। ठीक है, तो अब इसमें से डेल क्रॉस एफ का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले देखेंगे आई कैप वाला कंपोनेंट। तो आई कैप को कॉमन लेंगे, तो आई कैप जिस कॉलम में होगा, जिस रो में होगा उसको छोड़ देंगे। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला टर्म हो जाएगा 0, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, माइनस दूसरा टर्म इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा डेल इंटू बी वाई बाई डेल जेड। ठीक, उसके बाद माइनस जे कैप। जब माइनस जे कैप लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जे कैप जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किसको करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको इसके साथ में और फिर इसको इसके साथ में। तो पहला टर्म जो आएगा इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस दूसरा टर्म आएगा डेल एक्स बाई डेल जेड। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टर्म होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें के कैप वाला टर्म फाइंड करते हैं। तो के कैप जिस कॉलम में होगा, यानी कि ये वाला कॉलम, और जिस रो में होगा ये वाला रो छोड़ देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में। तो पहला टर्म आएगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, वो आएगा डेल बी वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स डिवाइडेड बाई डेल वाई। ठीक है, ये आ गया। अब देखेंगे कि ये सारे टर्म ही 0 हो रहे हैं, है ना। ये सारे टर्म, क्योंकि यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट माना जाएगा, तो ये 0 हो गया। यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x 0 माना जाएगा, x कांस्टेंट माना जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट माना जाएगा तो 0। अच्छा, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट माना जाएगा तो 0 होगा। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट माना जाएगा तो 0 आएगा, यानी सारा टर्म 0 हो गया। तो कह सकते हैं सो फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो इस तरह से कोई फोर्स दिया गया हो तो हम लोग डेल क्रॉस एफ की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो 0 आता है तो कहेंगे कि कंजर्वेटिव है, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स आइडेंटिफाई करने वाला एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें फोर्स दिया गया है ए वाई आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप, है ना। इसमें हमें चेक करना है कि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डेल क्रॉस एफ का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड को अप्लाई करते हैं। तो पहले लिखेंगे 3 यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर डेल ऑपरेटर के कंपोनेंट्स डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, फिर फोर्स के कंपोनेंट ए वाई, और फिर होगा बी एक्स, और जेड वाला कंपोनेंट 0 है। ठीक है, तो इसमें से अगर आई कैप लेंगे कॉमन तो हम लोग क्या करेंगे, आई कैप जिस कॉलम में है, जिस रो में है उसको छोड़ देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको। तो ये आ जाएगा 0 आ जाएगा डायरेक्ट वैल्यू, है ना, माइनस जो दूसरा टर्म है इसको लिखेंगे डेल बी एक्स बाई डेल जेड, और ये टर्म भी 0 आएगा। वो इसलिए क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट माना जाएगा, तो ये भी 0 आएगा।
उसके बाद जे कैप वाला कंपोनेंट लेंगे। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जे कैप जिस कॉलम में है, जिस रो में है, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये कॉलम छोड़ दिया हमने, ये रो छोड़ दिया, तो बचा कौन? एक तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे। तो पहला टर्म इसको इससे मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाएगा, और जो दूसरा टर्म है डेल ए वाई बाई डेल जेड, अब देखेंगे कि जो दूसरा टर्म है वो भी 0 ही आएगा। कैसे? क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो वाई को कांस्टेंट माना जाएगा और वो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो थर्ड टर्म है के कैप वाला पार्ट, उसको लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, के कैप जिस कॉलम में है, जिस रो में है, उसको छोड़ देंगे। ये कॉलम छोड़ दिया और ये रो छोड़ दिया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेल बी एक्स बाई डेल एक्स माइनस डेल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो आएगा डेल ए वाई डेल ए वाई बाई डेल वाई। ठीक है, तो जब हम लोग इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखेंगे कि जो आखिरी वाला टर्म है वो 0 नहीं होगा। पहले जो टर्म है वो 0 हो गए, लेकिन के कैप वाला जो टर्म है वो 0 नहीं होगा। इसमें क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का हो जाएगा 1, तो आ जाएगा b। फिर y को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, लेकिन a रह जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली आ गया b माइनस a के कैप, जो कि 0 नहीं है। तो ये कर सकते हैं, सो फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, ये जो भी फोर्स है, जो फोर्स हमने यहाँ पर बताया है, ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि जहाँ भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आती है ना। तो ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज associated with